चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था। नोट्स तो है ना आप लोगों के पास? ये कौन से नोट्स हैं? अच्छा, नहीं इसमें वो नहीं है वाटर मार्क वगैरह वाला? अच्छा, मैं समझा पता नहीं कौन से। अच्छा जी, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमने इसकी बेसिक पढ़ ली थी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पढ़ा था, स्पेशल पढ़ा था। ऑर्डिनरी स्पेशल क्या फ़र्क था? एक तो सबसे पहला फ़र्क क्या था कि ऑर्डिनरी में सिंपल मेजॉरिटी मोर देन 50% होता है, और उसमें क्या होता है मोर देन 75%। सही है, 75% और मोर। 75% और मोर जो है उसमें होता है। बाकी सारे क्राइटेरिया सेम था। मेंबर प्रेजेंट हो खुद या तो प्रॉक्सी के थ्रू आया हो, और वो मेंबर जो आया हो इंटाइटल्ड टू वोट हो, उसके पास वोट का हक रखता हो वो। सही है। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ी थी, हम पहले भी पढ़ के आए थे, यहाँ भी हमने पढ़ ली दोबारा। प्राइवेट कंपनी वो होती है इसमें कम से कम 2 बंदे हों। पब्लिक कौन सी होती है? इसमें कम से कम 3 हो। और तीसरी हमने कौन सी पढ़ी थी? सिंगल मेंबर कंपनी, जिसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही मेंबर हो। इसके अलावा हमने इसके अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस हो जाए बिलो 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और बिलो 3 इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो क्या होगा। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था। मैंने आप लोगों को इसका केस स्टडी भी कराया। ये लास्ट एडम में ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। इस एडम में या कभी भी इस पर एक सवाल आ सकता है, और सवाल आएगा तो वो इसी तरह डेट्स में ही आपको घुमाएगा। उसमें जो मेन बात याद रखने वाली है वो ये कि 180 दिन तक तो उनको छूट है। 180 दिन के बाद अगर कारोबार किया कुछ, सही है, और लायबिलिटी इंकर हुई, कब हुई? उस कारोबार करने से। देखो 180 दिन के बाद कारोबार भी किया हो, सही है, मतलब बिजनेस जो किया हो वो भी 180 दिन के बाद तक किया हो, सही है, और 180 दिन के बाद ही लायबिलिटी इंकर हुई हो, और 180 दिन के बाद ही उन्होंने वो लायबिलिटी वो जो है उस पर डिफॉल्ट भी कर गए हो। सब कुछ 180 दिन के बाद ही होना चाहिए। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल करा के वो समझाया था, वो आप लोग नोट कर ली होगी आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ। और वो एग्जाम जब भी वो सेक्शन खोलें एक दफ़ा एग्जाम्पल ज़रूर देख लीजिएगा कि उस एग्जाम्पल से आप इस सेक्शन को कनेक्ट कीजिएगा। इससे कोई भी सवाल आया तो वो उसी तरह का आएगा। अब आइए, मैंने आप लोगों को एक स्केच बना के बताया था कि रिजर्वेशन ऑफ नेम होता है सबसे पहले 60 दिनों के लिए, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, तीसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब आइए देखें, ये पूरा चैप्टर इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आइए कोर इनकी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। रिजर्वेशन ऑफ नेम से आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप जो रिजर्वेशन ऑफ नेम। नेम में क्या है जी? देखिए, जिस तरह हम लोगों के नाम जो हैं कोई भी अम्मा अब्बा रख देते हैं, कॉमन होता है, कोई ऐसा होता है, कोई मसला नहीं होता उसमें, लेकिन यहाँ नेम से रिलेटेड आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नेम से रिलेटेड 2 तरह की रिक्वायरमेंट है। एक में कहता है कि आप इस तरह के नाम रख ही नहीं सकते, एक में कहता है कि आप इस तरह के नाम रख सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कमीशन। सही है। आइए कि करके पढ़ते हैं। आसान सेक्शंस हैं, कोई में टेक्निकलिटी नहीं है, स्ट्रेट सेक्शंस हैं। आइए पढ़ते हैं। कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय नेम विच इज आइडेंटिकल सेम हो। जैसे यासिर आपका नाम है, आपके मोहल्ले में 4 यासिर और हो सकते हैं, अलाउड है, लेकिन कंपनी में ऐसा अलाउ नहीं है। आइडेंटिकल विद और रिजेंबल और सिमिलर टू द नेम ऑफ द कंपनी। कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मुझे एक कंपनी बनानी है जिसका नाम होगा यासिर लिमिटेड। फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, यासिर लिमिटेड छोड़े, एंग्रो फूड्स। आपने कहा भाई मुझे भी दिल चाह रहा है एंग्रो बनाऊं, सबने नाम सुना होगा एंग्रो का। अब आप गए, आपने नेम रिजर्वेशन की बात करी, वो आपका नेम को रिजर्व ही नहीं करेगा, बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। वैसे इन लोगों का एंटिटी सर्च का एक वो होता है, ICCB की वेबसाइट पे आप जाएं, अगर आप नेम प्रपोज कोई करना चाह रहे हैं तो आप खुद भी जाके पहले चेक कर सकते हैं। एंटिटी सर्च होता है, वहाँ आप लिखें जो नाम आप देना चाह रहे हैं, अगर वो एग्जैक्ट नाम आ गया तो आप वो नाम प्रपोज ही ना करें। लेकिन अगर आप इतने माटे आपको पता ही नहीं तो आप नेम दे के देख लें। अगर रिजर्व वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में होगा कोई कंपनी का तो वो जो है आपको नहीं देगा, अगर नहीं होगा तो वो आपको दे देगा। सही है। नंबर 2 में देखते हैं, इनअप्रोप्रिएट हो, अनडिजायरेबल। इनअप्रोप्रिएट अनडिजायरेबल का मतलब क्या होगा? मतलब कि यार जैसे मिसाल के तौर पे ऐसी कोई चीज़ जो कि सही ना हो, मतलब कि सोशली सही ना हो या आपके मॉरली सही ना हो, इस तरह की कोई भी चीज़। मैं इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। फिर आता है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव की एग्जांपल क्या होगी? मिसाल के तौर पे आपने नाम रख लिया KFC और बोला कामरान फूड कंपनी। सही है। तो ये क्या है, अब KFC से क्या हो रहा है? डिसीव हो रहे हैं, सब डिसीव हो रहे हैं ना, कि भाई यार लोग समझ रहे शायद ये वही KFC है जो आउटलेट है,
जो अक्रॉस द ग्लोब चल रहा है, तो वो कह रहा है ऐसा नाम आपका नहीं होना चाहिए जो डिसीव करे। डिसीव एक और तरीके से भी कर सकता है, मिसाल के तौर पे आपने काम करना है फूड का, फूड बिजनेस में आ रहे हैं, लेकिन आप नाम रख रहे हैं ऑटोमोबाइल रख लिया आपने कहा एबीसी ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड। अब ये क्या आप डिसीव कर रहे हैं ना, झूठ बोलने, मतलब आप दिखा कुछ नहीं अंदर से कुछ और है। आप ये नाम रखना चाह रहे हैं लेकिन आप अंदर से काम ये कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप डिसीव कर रहे हैं। फिर क्या, डिजाइन टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पीपल, क्या आप लोगों के जो है रिलीजियस एहसासात को मजरूह करें। सिंपल सी मिसाल है, मैं हर दफ़ा ये मिसाल देता हूँ। आपने बोला मैं कंपनी बनाऊंगा शिया लिमिटेड, मैं कंपनी बनाऊंगा सुन्नी लिमिटेड, मैं कंपनी बनाऊंगा मुस्लिम लिमिटेड। भाई ये क्या है भाई, आप तो अब मिसाल के तौर पे कोई हिंदू लड़का है, वो तो कभी भी इंटरव्यू भी देने नहीं आएगा डर के मारे इसमें कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है। ये जितने भी हमारे NGOs कहें, ये कहें, जैसे ये जो इस्लामिक वो चलती हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप इस मुसलमान तो हों और आप उनके फ़िक्र से भी हों, बाकायदा वो फ़ोन करके जो आपका इंटरव्यू कॉल आपको दे रहे होते हैं कि आप आ जाए इंटरव्यू, तो वो पूछते हैं क्या आप हमारे फलाना फ़िक्र से जिसको हम फॉलो करते हैं उसको उसी के फॉलोअर हैं। अगर आप कहते हैं येस तो फिर वो आपको इंटरव्यू कॉल देते हैं, नो तो वो नहीं बुलाते। तो ये, लेकिन अगेन दोज आर नॉट कंपनीज, लेकिन ये तो नाम से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, उनका नाम तो उनका नहीं वो है उस तरह का रिलीजियस ससेप्टेबल, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरह के नाम अगर आप रखेंगे तो ये क्या कर रहा है, रिलीजियस ससेप्टेबल। मिसाल के तौर पे आप इससे बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ जाते हुए अच्छा ही लगेगा, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ नहीं जाना चाहेंगे, भाई तो नाम ही ऐसा है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, अच्छा इनअप्रोप्रिएट ना इसमें भी आ जाएगा, ये भी एग्जांपल इनअप्रोप्रिएट की है, डिसीव भी कर रहे हैं इसमें और इनअप्रोप्रिएट भी है, सही है। एनी अदर ग्राउंड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, जैसे मैंने कहा था शुरू में आप लोगों को, लॉ कौन बनाता है, लॉ बनाता कौन है, SECP ने बनाया। मैं क्या दोबारा लिख देता हूँ, SECP ने बनाया, SECP ने बना के किसको दिया, फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का ही एक इदारा है। फेडरल गवर्नमेंट आगे कहाँ लेके गया, पार्लियामेंट में लेके गया, पार्लियामेंट ने क्या किया, इसको अप्रूव कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक्ट बन गया, सही है। अब जाहिर है अब कॉमा फुल स्टॉप की चेंजेस के लिए तो यहाँ नहीं जाएंगे ना, या बोले नहीं जो ये ने कर दिया अप्रूव, हुर्फ आखिर है, ऑल्दो इट्स हुर्फ आखिर, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकती जब तक पार्लियामेंट में ना जाए, लेकिन इसके कोई सप्लीमेंट के जरिए आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया SRO होता है, SRO इज नॉट पार्ट ऑफ एक्ट बट इट इज अंडर द पावर ऑफ SECP के किसी भी चीज़ की क्लैरिफिकेशन या किसी भी चीज़ को कोई बरक्स बात करना चाहे, कुछ भी करना चाहे तो इसके ज़रिए कर सकता है। SRO हो गया, सर्कुलर हो गया, इसके ज़रिए वो चीज़ें ये कर सकता है। जैसे आपकी ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट का जो आपका फॉर्मेट है वो कंपनी एक्ट में कहीं भी नहीं दिया हुआ, जो लोकल लॉस का है। जो ऑडिट रिपोर्ट आप लोग जो फॉर्मेट पढ़ते हैं, जो आइजा 700 वाला है, सही है, ऑडिट पढ़ा किसी ने, पढ़ है ना, एक रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, 700 की सीरीज है पूरी, 700, 701, 705, 706, 710, 720, ये सारे क्या है, हाँ पहुंचे नहीं, लेकिन ये सारे रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड। 200 आपकी प्लानिंग है, 300 आपकी अंडरस्टैंडिंग है, सही है, 400 आपकी मटेरियलिटी वाले वो स्टैंडर्ड्स हैं, 500 आपके ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, 600 भी वो मिलते जुलते वही चीज़ें हैं उसके अंदर, 700 आपकी रिपोर्टिंग है, 800 भी आपकी स्पेशल रिपोर्टिंग है, यही आपका स्टैंडर्ड है पूरा। 200 से शुरू होता है, 800 तक खत्म होता है, सीरीज़ है ये, मतलब 200 की सीरीज़, 300 की सीरीज़, इस तरह की सीरीज़, 700 की सीरीज़ है रिपोर्टिंग की सीरीज़, सही है। तो आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो आपकी एग्जैक्ट स्टैंडर्ड की थोड़ी है, आपकी एक अमेंडेड वर्जन भी है। जैसे आप ज़कात का लिखते हैं, उसके अंदर ज़कात आपके स्टैंडर्ड का पार्ट थोड़ी है, उनको क्या पता ज़कात क्या होती है। तो आपके जो रिपोर्टिंग है वो किससे है, वो ICAP का SECP का एक SRO है, ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन के नाम से, उसके अंदर आपका जो है रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है। कंपनी एक्ट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लें, वहाँ बोलेगा बस ऑडिटर ने रिपोर्ट देनी है। वो रिपोर्ट किस तरह देनी है, क्या है, हर कैटेगरी ऑफ कंपनी के हिसाब से, गारंटी लिमिटेड इस तरह देगी, लिस्टेड इस तरह देगी, अनलिस्टेड इस तरह देगी, पूरे उसके अंदर NPO इस तरह देगी, पूरे फॉर्मेट्स उसके अंदर गेमिंग।
सही है, इसको एक दफ़ा रीड करें फिर इसके बाद पढ़ते हैं, बस बहुत सिंपल सेक्शन है, यूँ क्लास में बैठे बैठे याद हो जाएगा। अगेन अब जो हमारा कंपनी लॉ जहाँ पे हम खड़े हैं ना, अब हमें सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। अपनी रेगुलर क्लासेस को भी फोकस करें, चैप्टर 1 2 सही है, आपने 3-4 क्लासें ले लिया, आपने टेस्ट भी कर लिया, देख भी लिया, मतलब अब आपको फैसला करना है कि आपने अब स्टार्ट करना है पढ़ना। अब ये नहीं है कि आप इधर भी मुँह मार रहे हैं उधर भी मुँह मार रहे हैं, अब आपके लिए नुकसानदेह, टीचर के लिए नहीं है। अब जैसे हम जहाँ खड़े यहाँ से अब पीक चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। 3 हो सकता है अगले हफ्ते हम किसी एक चैप्टर के पास से पर कर रहे हो, और अगले हफ्ते के एंड तक शायद ये ख़त्म भी हो जाए चैप्टर 2। चलिए पढ़ लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया, अब ये क्या है, इस तरह के नाम आप रख ही नहीं सकते। अब नीचे जो बोल रहा है वो बोल रहा है भाई इस तरह के नाम रख लो लेकिन प्रायर अप्रूवल ले लो। आइए पढ़ते हैं। प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन शैल बी रिक्वायर्ड इफ द प्रपोज नेम कंटेन्स एनी वर्ड सजेस्टिंग। देखो प्रपोज नेम कंटेनिंग, जो नाम आप दे रहे हैं, अच्छा प्रपोज क्यों कह रहे हैं, कंपनी नेम भी तो कह सकता है। ये क्या ये सही कह रहे हैं, क्यों? एग्जैक्टली 100% सही जवाब दिया आप दोनों ने। प्रपोज का वर्ड इस तरह से कि अभी कंपनी बनी नहीं है, अभी सिर्फ नाम हमने सजेस्ट कर रहे हैं। सही है, वेरी गुड, एक्सलेंट, सही है। क्या कह रहे हैं, नाम में अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, पहले प्रायर अप्रूवल ले लें कमीशन का। क्या नाम में ऐसा क्या आएगा? अगेन दीज आर सिंपल, लेकिन अगेन बहुत टाइम से एग्जाम में नहीं आया, लेकिन कभी भी आ सकता है। तो कोई स्ट्रेट सवाल उसको बनाना हो तो 5 नंबर का दे सकता है। तो याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है ऐसी। द पैट्रोनेज ऑफ एनी पास्ट और प्रेजेंट पाकिस्तानी और फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट। पैट्रोनेज कहते हैं हेल्प लेना। मिसाल के तौर पे मैं कंपनी का नाम रख रहा हूँ मुशर्रफ लिमिटेड। अब ये क्या है, पाकिस्तान का एक्स आर्मी चीफ भी है और हमारा प्रेसिडेंट भी था पाकिस्तान का। तो अब आप इस तरह के अगर नाम रखना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, SCCP से अप्रूवल लें कि भाई इतना किसी पाकिस्तानी या फॉरेन ये पे तो पाकिस्तानी हेड ऑफ द स्टेट था। अब मिसाल के तौर पे आप रख रहे हैं, आपको बहुत पसंद था ओबामा, आपने कहा इसके नाम से मैं कंपनी बनाऊंगा, सही है, तो आपने ओबामा लिमिटेड रख दिया। तो कह रहा है भाई इस तरह का अगर आप नाम यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले SCCP से जाके अप्रूवल ले लें, क्योंकि इतनी बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ है ना यार ये। अल्टीमेटली SCCP क्या कहेगा, SCCP कहेगा सही है मैं परमिशन दे देता हूँ, जाओ इनसे जाके NOC ले लो। यार इतना असल तो वो है ना, कल को वो क्लेम कर सकते हैं यार हमारे नाम से कंपनी कैसे बना दिया आपने यार। चलो मुशर्रफ तो फिर भी कोई भी हो सकता है, ओबामा तो नाम ही आज तक हमने ज़िंदगी में एक ही सुना था, उसके ना बाद सुना कोई ना पहले सुना, तब एक नई नौयत का नाम था ना ओबामा। तो बोलेगा जाओ इनसे आगे इजाज़त लेके आ जाओ, उनकी इजाज़त मुझे दिखा दो मैं तुम्हें इजाज़त दे दूंगा। फिर कह रहा है एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट और अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ एनी सच गवर्नमेंट। अब फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे होते हैं, आप सबने सुना होगा, KDA सही है बिल्कुल, KMC, सिंध सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट की स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रही तो मैं जब भी यूँ करके लिख देता हूँ, सिंध सेक्रेटेरिएट हो गया, सही है। और इसके अलावा जो बिल्डिंग है बड़ी खूबसूरत सी अपने ज़माने की, बहुत सी शाकार जिसे कहेंगे, FTC बिल्डिंग, लाल वाली बिल्डिंग देखी होगी ना FTC की, फाइनेंस शहर फैसल शाह फाइनेंस एंड ट्रेड कॉरपोरेशन, यास्मीन लारी ने उसको बनाया था। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्किटेक्ट थी, तो शायद हयात नहीं है। पूरी बिल्डिंग इंटरकनेक्टेड है, आप किसी एक बिल्डिंग में घुस जाए ना तो आपको कहीं से भी अंदर से रास्ता जा सकता है। बहुत बेहतरीन तरह से बनी हुई, बहुत खुली डुल्ली, मतलब मैं ऑडिट पे गया था, मतलब प्राइवेट कंपनी भी उसके अंदर बहुत उन्होंने रेंट आउट की हैं, तो मैं किसी प्राइवेट कंपनी पे गया था, लेकिन बहुत बेहतरीन बनी हुई, बहुत बेहतरीन, उस ज़माने के हिसाब से बहुत बेहतरीन है, आज भी वो अच्छी लग रही होती है। तो सिंध सेक्रेटरी KMC, अब ये कह रहे हैं इस तरह के नामों को जब आप ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है, फेडरल होता है वफाक, सही है, प्रोविंशियल मतलब प्रोविंस की सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KPK, सही है। तो ये इनका या इनके कोई अथॉरिटी है उससे, अब जैसे ये डायरेक्ट उनके नहीं है, ये डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के नहीं है, लेकिन उनके अंडर बने हुए, सही है। तो ये क्या है, इस तरह की चीज़ें से अगर आप इस तरह के नाम कोई रख रहे हैं तो आपको जो है प्रायर अप्रूवल ऑफ SECP लेना पड़ेगा, सही है अब्दुल्ला।
फिर कह रहा है एनी कनेक्शन विद एनी कॉर्पोरेशन सेटअप बाय और अंडर एनी फेडरल प्रोविंशियल लॉ, एग्जांपल में मैंने लिखा है OGDCL, दिस इज अ लिस्टेड कंपनी, सही है, ऑन स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। कोई भी कॉर्पोरेशन सेटअप किया हो किसी भी सरकार ने, तो वो जो कॉर्पोरेशन होगा वो भी जो है अगर उसके जैसा आप कोई नाम रख रहे हैं तो आप जो है क्या लेंगे, इजाज़त लेंगे। OGDCL है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बहुत जॉबें आती रहती हैं इसकी, लेकिन इस्लामाबाद की हैं। फिर कह रहा है पैट्रोनेज ऑफ और एनी कनेक्शन विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मसलन फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, आप लग रहे हैं RSS, हाँ कनाडा लिमिटेड, नहीं कनाडा लिमिटेड नहीं, ये नहीं वो इसमें नहीं आएगा। देखो क्या कह रहा है, यानी फॉरेन गवर्नमेंट और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉरेन गवर्नमेंट है ना, RSS उसकी है, सही है। या आप उसका रख लें, क्या कहते हैं उसे, मैं उनमें चाइना में क्या चलती है, हाँ कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरह के आप कोई नाम रख लें। और इसके अलावा इसके अंदर क्या कह रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कोई भी नाम लो, हाँ एक्सीलेंट, UNO वेरी गुड, WHO, यूनिसेफ, ये सब क्या है, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सही है। इस तरह के आप नाम रखेंगे तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस्टेब्लिश अ मुदारबा मैनेजमेंट और टू फ्लोट अ मुदारबा क्या होता है, ये आप लोग इंशाल्लाह से ये फाइनल में देखेंगे। इस्लामिक लीजिंग होती है बेसिकली, बस इसको यहीं तक सुन के छोड़ दें कि इसमें और क्या होता है, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, फजूल में आप लोगों का कोर्स का हिस्सा भी नहीं है, मैं आप लोगों के 5-10 मिनट ज़ाया कर दूँ, बेकार है। तो इस लाइन को समझ लो, आपने याद करके हिफ्स कर लेना है। एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस फ्रॉम द कमीशन, एग्जाम्पल एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सही है कि कोई भी बिजनेस जहाँ पे लाइसेंस का रिक्वायरमेंट हो, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जब पढ़ के आए थे ना, सही है, वहाँ पे भी आपको नेम की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मैंने हमारा क्वेश्चन राइज एज टू वेदर और नॉट द नेम ऑफ अ कंपनी इज इन वायलेशन ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन। फॉरगोइंग का क्या मतलब होता है, फॉरगोइंग का क्या मतलब होता है, इतने भी ऊपर आ रहे हैं, फॉरगोइंग मतलब ऊपर, जितनी भी ऊपर बातें हो रही हैं, फॉरगोइंग, अबव, अगर सिंपल उर्दू में, सिंपल अंग्रेजी में कहो तो अबव प्रोविजन भी कह सकते हैं आप। अबव प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल। अगर आपको लग रहा है कि रजिस्ट्रार ने आपका ज्यादती कर दी, आपका नाम बिल्कुल सही था लेकिन वो आपको नहीं रखने दे रहा, तो आप कमीशन के खिलाफ कमीशन के पास अपील करेंगे कि देखो तुम्हारा रजिस्ट्रार मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, तो कम कर रहा है, लॉ कह रहा है कमीशन का जो डिसीजन होगा वही ही फाइनल होगा। A person may make an application in specified form and manner with a specified fee to the registrar for reservation of a name for a period not exceeding 60 days। डायरेक्ट फॉर्म के जरिए व्हाट्सएप तो नहीं करेगा वो कि भाई व्हाट्सएप कर दे रजिस्ट्रार को ये नाम रखना चाह रहे हैं। डायरेक्ट कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है तो उसका तरीक़ेकार होता है, फॉर्मल तरीक़ेकार होता है कि फॉर्म में, फॉर्म के तहत आप उसको नेम को रिजर्व कर देंगे, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कितने दिनों तक के लिए रिजर्व होगा अब्दुल्ला, 60 डेज़ के लिए। इस पूरे सेक्शन को एक दफ़ा पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बल्कि इसमें 3 पॉइंट्स और हैं, हम देखते हैं, पहले आप पढ़िए। मेरा इंशाल्लाह टारगेट होगा कि रिजल्ट से पहले हम 3 से 4 चैप्टर इससे कर लें। ये मैं वो नहीं करता कि रिजल्ट से पहले हल्का फिर भगाना शुरू कर दूँ, नो। इनकॉर्पोरेशन के बाद मॉर्गेजेस आएगा, मॉर्गेज 1 क्लास का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, हाँ। मॉर्गेजेस जो है करेंगे हम, मॉर्गेजेस के बाद देख लेते हैं, छोटा सा एक और है वो देख लेते हैं कितना होता है। इन ये 3 तो विद पास पेपर हम कर लेंगे, तो ये वेरी सेफली इंशाल्लाह कर लेंगे। कंपनी लॉ में बस आपने इतनी सी मेहनत करनी है कि जितना मैं कह रहा हूँ और जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह करिए, वो इनफ होगा इंशाल्लाह आप लोगों के पास होने के लिए। आगे बढ़े जी। अच्छा, इसमें कोई मिसलिनियस बातें इसके अंदर और कर रहा है, आइए पढ़ लेते हैं। 5 में कह रहा है वेर इट इज फाउंड एट अ नेम और रिजर्व बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, गलत सी एनआईसी दे दी आपने। सच रिजर्वेशन शाल बी कैंसिल्ड, सच रिजर्वेशन शाल बी कैंसिल्ड, मतलब 60 डेज के अंदर नेम रिजर्व कर दिया उसने, बाद में उसको पता चला। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो समझने वाली बात है। यहाँ आपने नाम रिजर्व कराया, यहाँ तक उसकी डेडलाइन है, सही है। अब यहाँ कहीं उसको पता चल गया कि भाई ये सही नहीं था, तो वो आपका नाम को कैंसिल कर देगा, जो रिजर्वेशन हुई है, नाम को नहीं, जो रिजर्वेशन हुई है उसको कैंसिल कर देगा। आगे पढ़ते हैं। इफ द कंपनी हैज ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड देन इट शैल बी डायरेक्टेड टू चेंज इट्स नेम। उसने यहाँ तक पावर दिए कि अगर ये सब हो गया
ये भी हो गया, एमओए और एओए भी हो गया, सही है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आ गई। बाद में उसको पता चला तो यहाँ पे भी वो आपको आगे बोलेगा, डायरेक्शन देगा कि भाई इसको नाम को चेंज करो, सही है। अब डायरेक्शन से अभी कंफ्यूज नहीं होना, आगे हम पूरा कंप्लीट इस पे सेक्शन पढ़ेंगे कि डायरेक्शन देगा तो क्या होगा। क्लियर है? क्लियर है यासिर? If the name applied for is refused by the registrar, the aggrieved person may appeal to the commission within 30 days of the order of the refusal। ये हम पीछे पढ़ के आए थे और कमीशन का डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा। An order of the commission shall be final and it shall not be challenged in any court or other authority। वैसे ये होता नहीं है, लॉर्ड कोई भी कुछ भी कहे, कोर्ट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, आप कोर्ट में किसी के भी खिलाफ कोई भी चीज़ लेके जा सकते हैं, ये कुछ भी लिख दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लग रहा है आपका कमीशन ने भी ज्यादती कर दिया, आप कोर्ट में ले जाएं, कोर्ट फैसला करेगा, कमीशन को बुलाएगा, कमीशन ये थोड़ी बोलेगा आपको तो मैंने लिखा था आप नहीं इंटरफेयर कर सकते, कोर्ट बोलेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, इधर आ जाओ। हाँ ना यार, कोर्ट सुप्रीम है ना। इस तरह अगर कोई भी लॉ में लिख दे कि यार आप मेरे खिलाफ कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, मैं एक एग्रीमेंट बना लूँ आपके साथ कि आप मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, वो एग्रीमेंट में प्रोड्यूस कर दूँ कोर्ट में, कोर्ट बोलेगा आ जाओ बेटा तुम। हाँ ना, नहीं मोनोपोली नहीं, ये तो सुप्रीमेसी चैलेंज हो गई ना उसकी, आपने उसकी सुप्रीमेसी को चैलेंज कर दिया, अल्टीमेट फैसला तो उसका है। कोर्ट में भी होता है भाई, सिटी कोर्ट नहीं तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगह जा सकते हैं आप। इतना मुझे नहीं पता है कि क्या होता है, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि सिटी आप हर सुपीरियर कोर्ट में उसकी इंफीरियर कोर्ट को के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, रेक्टिफिकेशन और चेंज ऑफ नेम। यहाँ से हमारे जब टेक्निकल सेक्शंस आना शुरू हो गई, दोनों एक टेक्निकल अच्छे सेक्शंस हैं और इसको तसल्ली से स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आइए अब ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है रेक्टिफिकेशन और चेंज। ये आया आपका रेक्टिफिकेशन, ये आया आपका चेंज। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आए इन दोनों अल्फाज, जैसे हमने प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन पढ़ा था, इस तरह इन दोनों अल्फाजात के भी डिफरेंस को समझिए। जब देखो कोई भी चीज़ आप पढ़े ना, वो जो कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए करते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट, जब एक चीज़ की बैकग्राउंड चीज़ पता होती है तो आपको चीज़ पढ़ने में आसानी होती है। मैं बच्चों को ऑडिट में भी कहता हूँ, क्या करते हैं, मतलब वो लेजर उठाया टिक क्रॉस करके ले आया, ये क्या है नहीं पता, ये बस हमने तो ये देखा था। भाई एक चीज़ की कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, आपको पता हो आप कर क्या रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं, तो आपको एक चीज़ में मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफिकेशन एंड चेंज? अंग्रेजी है, चाहो तो गूगल कर लो, अगर नेट चल रहा है, वैसे बेसमेंट में चलता नहीं है। करेक्ट करना, और चेंज नहीं, रेक्टिफिकेशन में भी चेंज और करेक्शन, मतलब नाम पहले इनकरेक्ट होता है, किसमें नाम इनकरेक्ट होता है, इसमें इनकरेक्ट होता है। एक एक करके बताइए, एक दिन पहले आप बता दीजिए, आपने शुरू किया पहले। मैं कह रहा हूं कि नाम पहले कोई इफेक्ट होगा नाम, सही है, तो उसको फिर एसईसी के और डायरेक्ट और सही है, तो रेक्टिफिकेशन हो गया, सही, मतलब वो गलती थी सही करें तो रेक्टिफिकेशन। और चेंज क्या है, क्यों चेंज क्यों करेंगे, कोई भी एक एग्जांपल दे दो। लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हुआ। अब आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पे, रेक्टिफिकेशन क्या होता है? पूरा नाम सही नहीं, थोड़ा सा कोई पार्ट ऑफ नाम उसका रेक्टिफाई कर दे, यानी कि कंपनी का नाम KFC कर दे, पूरा नहीं। रेक्टिफिकेशन कब होती है, चेंज कब होता है, मैं ये सब पूछना चाह रहा हूँ, क्या डिफरेंस है दोनों में? कब रेक्टिफिकेशन, ये तो मिसाल के तौर पे मेरा नाम था एंग्रो, चलो ए यूँ कर देते हैं, ABC सीमेंट था लिमिटेड, अब मैंने कर दिया ABC फूड्स लिमिटेड। इसी सिनारियों में चेंज को भी समझाओ, इसी सिनारियों में रेक्टिफिकेशन को भी समझाओ, तो तुम्हारे लिए आसानी कर दी मैंने। बताओ ये कब चेंज होगा फ्रॉम ABC टू ये, और कब रेक्टिफिकेशन कहलाएगी फ्रॉम दिस टू दिस? सही है, मतलब बिजनेस चेंज हुआ तो ABC सीमेंट से ABC फूड रख दिया हमने। रेक्टिफिकेशन कब कहलाएगी? सही है,
वैसे आप दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा बेहतर थी। रेक्टिफिकेशन का मतलब है आपसे कोई गलती हो गई, अब या तो आप खुद वॉलेंटरीली चेंज कर रहे हैं या आपको एससीसीपी डंडे के जोर पे करवा रहा है। दिस इज रेक्टिफिकेशन। मिसाल के तौर पे आप शुरू से फूड बिजनेस कर रहे थे, आपने सीमेंट का नाम रखा, आप बोले यार मुझे पता ही नहीं था कि लॉ क्या कहता है, मैंने गलती हो गई, तो आपको खुद पता चला, आपने कहा यार ये तो ब्लंडर हो गया हमसे, यार तो नाम हमारा सीमेंट है, हम काम तो फूड का कर रहे हैं, आपने कहा यार चलो यार चेंज कर लेते हैं। दिस इज रेक्टिफिकेशन। या आपको नहीं पता चला, एससीसीपी ने पकड़ लिया, एससीसीपी ने कहा तुम लोगों का दिमाग खराब है, काम फूड का करते हो, नाम सीमेंट रखते हो, ये तो रेक्टिफिकेशन, उसको तो चेंज करो तुम लोग। तो ये क्या, वो बोलेगा डायरेक्ट करेगा 30 दिन के अंदर चेंज करो, तो ये क्या कहलाएगी, रेक्टिफिकेशन। दोनों रेक्टिफिकेशन है, एक में आपने खुद करी, एक में आपको डंडे के जोर पे करवाएंगे। और दूसरी चीज़ उसने बिल्कुल सही जवाब दिया अब्दुल्ला ने कि सीमेंट का काम कर रहे थे, हमने कहा नहीं यार फ़ायदा नहीं हो रहा, आजकल कंस्ट्रक्शन भी रुकी हुई है, फ्लड भी आ गया, लोगों का पैसा नहीं है, तो अब यार ऐसा करते हैं लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करते हैं। जिसने वर्ड यूज़ किया था लाइन ऑफ बिजनेस, आपने कहा फूड में हम आ जाते हैं, खुराक तो है हमारी इतनी बड़ी आबादी है, खुराक की कंपनी चलेगी हमारी, फूड में आ जाते हैं, तो फूड तो जिन्होंने लाइन ऑफ बिजनेस चेंज किया, लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना जी, अब जो नाम चेंज हुआ ये इससे पर्टेन करेगा। समझ गए? सही है, दोनों में नाम चेंज हो रहा है, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। सही है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड? आओ अब पढ़ते, देखो अब तुम लोगों को ये यूं समझ में आ जाएगा। अच्छा इससे पहले एक सेकंड को मैं देख लूँ वो चीज़ तो नहीं आ रही इसमें, ताकि मैं तुम लोगों को कोई दूसरी चीज़ पढ़ा दूँ। बल्कि इससे पहले एक चीज़ पढ़ते हैं, रुको, पे सेक्शन नंबर 27 पे आओ, अगली पेज पे। मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी कि मैंने सबसे पहले नेम रिजर्वेशन के बाद एक दो बातें करी थी, मेमोरेंडम बनेगा, आर्टिकल बनेगा। सही है, मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, उसमें से मेमोरेंडम को पढ़ लेते। मेमोरेंडम क्या होता है, जिस तरह प्राइवेट कंपनी की कोई डेफिनेशन नहीं थी, प्राइवेट कंपनी में क्या लिखा था कि आर्टिकल्स में ये चीज़ें आप रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। मेमोरेंडम की भी कोई डेफिनेशन नहीं, मेमोरेंडम में बोलता है ये 5 चीज़ें डाल दो किसी भी डॉक्यूमेंट में, वो मेमोरेंडम बन जाएगा। सबसे पहली चीज़ उसके अंदर क्या है, मेमोरेंडम में ये 5 चीज़ें डाल दो। मेमोरेंडम क्या होता है, सबसे पहले क्या डालो उसके अंदर, नेम डालो। नंबर 2 क्या डालो उसके अंदर, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस डालो, समझा देता हूँ। तीसरा क्या डालो, रजिस्टर्ड ऑफिस डालो। चौथा क्या डालो इसके अंदर, देखो तो, हाँ लायबिलिटी आपकी लिमिटेड है अनलिमिटेड है, लायबिलिटी लिमिटेड लिखते हैं अभी हम, अनलिमिटेड वाली बात। सही है। नंबर 5 में क्या कहता है, शेयर कैपिटल मेंशन कर दो इसके अंदर। ये क्या है जी, नाम बता दो कंपनी का। देखो इधर दोनों बच्चों, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मतलब, अभी हम डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होता है। अभी इसको सिर्फ समझने के लिए समझो कि लाइन ऑफ बिजनेस किस काम में आप लोग, किस कारोबार में एंटर होना चाह रहे हैं। तीसरा क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का सूबा क्या होगा आप लोगों का। चौथा क्या है, अब यकीन नहीं सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे आएगा उसको समझाने के लिए मैं यहाँ से जानबूझ के इसको पहले पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा, पढ़ाऊंगा डिटेल में बाद में। फिर क्या आएगा, लायबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड, हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में पढ़ा था, लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड। सही है, लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड कंपनी का मेमोरेंडम होगा तो क्या लिखेंगे, लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स का होगा तो क्या लिखेंगे, लिमिटेड है। सही है, तो और एंड में क्या आ गया, शेयर कैपिटल आ जाएगा कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इतनी इनकी फेस वैल्यू है। दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल आपका पेड अप कैपिटल बन जाएगा। इसके अंदर पेड अप नहीं, सॉरी ऑथराइज कैपिटल आता है इसके अंदर, ऑथराइज कैपिटल आ जाएगा इसके अंदर। पेड अप तो वहाँ आएगा, आर्टिकल में आएगा। सही है, ऑथराइज कैपिटल आएगा। और शेयर कैपिटल मतलब ऑथराइज कैपिटल, एक होता है पेड अप शेयर कैपिटल, एक होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज मतलब आपकी लिमिट होती है, पेड अप मतलब आपके उसके अंदर जितना आपने सब्सक्राइब किया हुआ है आपकी एक लिमिट है। जैसे क्रेडिट कार्ड की होती है ना, 1 लाख रुपए की लिमिट है पूरे महीने की शॉपिंग की, आपने 25,000 की शॉपिंग करी, 1 लाख से ऊपर नहीं आ सकते। ऊपर जाना होगा तो क्या अप्रूवल लेना होगा, बैंक के पास जाओ भाई कि इसको इंक्रीज करो। सही है, अगर ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इतना आपने समझ लिया कि इसके अंदर क्या होता है। अब्दुल्ला, यासिर, क्लियर है। अब आओ इस सेक्शन को पढ़ते हैं। एक क्या, जब भी इस घड़ी को देखो 10 में 10 कम ही होते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ
अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड बाय नेम। अब देखो मैं तुम लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझा दी ना, देखो तुम लोगों को हलवा लगेगा ये। अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड बाय नेम इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कॉन्ट्रावेंशन मतलब बरखिलाफ, गलत रजिस्टर हो गई, नाम सही रजिस्टर्ड नहीं हुआ। पहली लाइन में ही बता रहा है कि एक नॉन कंप्लाइंस एग्जिस्ट कर रही है। पहली लाइन पढ़ो यासिर जोर से। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब्दुल्ला क्या मतलब है कि रजिस्टर हो गई गलत नाम के साथ। इनमें जो नाम था वो नॉट इन कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट था, मतलब कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ थी। जो हमने पीछे दो सेक्शन पढ़े, या तो डिसेप्टिव था, या तो इनअप्रोप्रिएट था, या वो अनडिजायरेबल था, या वो सिमिलर था, या उसमें कोई प्रायर अप्रूवल लेनी थी, उन्होंने नहीं ली। कोई ना कोई जो पीछे के सेक्शन से गड़बड़ थी, नहीं पकड़ पाए, रजिस्टर भी हो गई। सही है। अब जो आगे की कहानी बता रहा है कॉन्ट्रावेंशन, आगे अब क्या कहते हैं, और द नेम वाज ऑब्टेन्ड बाय फर्निशिंग फॉल्स एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। सही है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन देके कि नाम को करवा लिया। फिर क्या होगा, द कंपनी मे चेंज इट्स नेम विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। मे चेंज इट्स नेम, shall change its name with the approval of the registrar if the registrar so directs within 30 days of the receipt of such direction। मुझे यासिर बताओ, पहले वाले में मे कह रहा है, दूसरे वाले में शाल कह रहा है, क्यों? एक में मे, एक में शाल क्यों कह रहा है? दोनों में शाल क्यों नहीं कह रहा? नहीं, मैं तो तुम उर्दू तर्जुमा बता रहा हूँ ना कि करना ही करना है। शाल होता है मे में, मतलब करो करो, ना करो ना करो। क्यों वहाँ मे कह रहा है, क्यों वहाँ शाल कह रहा है? मेरा सवाल ये है। तो इसीलिए मेरे और अगर डायरेक्ट कर देगा तो हां चेंज करना तो शायद। देखो मेम तुम्हारी एक्सप्रेशन करीब सही है। वो कह रहा है कि देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अगर एक चीज़ पकड़ में आई, बेहतर है चेंज कर लो, ना भी करो तुम्हें कौन रोक सकता है। लेकिन अगर हमने पकड़ लिया तो फिर तो तुम्हें करना ही करना पड़ेगा। जब भी वहाँ में है वहाँ शाल है। सही है, क्लियर है? विदिन 30 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सब डायरेक्शन उसने करना है। द रजिस्ट्रार शैल प्रोवाइड द कंपनी एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द प्रपोज डायरेक्शन। अब ये पूरे लॉ में आपको कंपनी एक्ट में दिखेगा, कुछ यहाँ पढ़ेंगे, आपको सी फाइल में पढ़ेंगे। जब भी आपके खिलाफ वो कोई एक्शन लेगा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, मतलब आपको बुलाएगा, आपको सुनेगा, वो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, फिर जाके जो है वो आपको जो है करेगा। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ द कंपनी फेल्स टू रिपोर्ट कंप्लायंस विद द डायरेक्शन इशूड अबव विदिन 30 डेज द रजिस्ट्रार। अब 30 दिन तक उसने कहा था कर दो, आपने नहीं किया तो क्या होगा, द रजिस्ट्रार मे एंटर ऑन द रजिस्टर न्यू नेम फॉर द कंपनी सेलेक्टेड बाय हिम एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम। यहाँ तक की पावर दी है कि खुद ब खुद चेंज कर देगा, वो आपकी इजाज़त नहीं लेगा, खुद ब खुद चेंज करके एक नया नाम पुराने नाम की जगह डाल देगा और आपको एक रिवाइज सर्टिफिकेट दे देगा। जब भी नाम चेंज होता है तो हम आगे भी पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम मिलता है, आगे पढ़ेंगे उसको। लेकिन यहाँ पे वो ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने खुद नहीं किया और उसके कहने में भी नहीं किया तो वो वॉलंटरीली चेंज कर देगा। क्या वो गिलास तो भी नहीं पिया मैंने, एक ही गिलास है क्या? सही है, पढ़ लिया हमने पूरा इसको। चेंज ऑफ नेम बाय अ कंपनी, अ कंपनी मे चेंज इट्स नेम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद द, देखो रेक्टिफिकेशन में देखो क्या था, यहाँ पे दो चीजें आ गई इसके अंदर। एक आ गया मे मतलब सेल्फ रेक्टिफिकेशन, सही है। एक आ गया शाल मतलब अपॉन डायरेक्शन ऑफ SECP, सही है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपनी मे चेंज इट्स नेम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। यहाँ मे क्यों कह रहा है, कंपनी मे चेंज इट्स नेम, यहाँ शाल क्यों नहीं कह रहा? मर्जी, क्यों मर्जी है? क्या प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सही है, आपकी बात सही है, लेकिन अगेन लफ्ज़ी थोड़ी सी सही नहीं। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि नाम चेंज हो, नाम चेंज की नीड अराइज होगी तो करेंगे ना, कोई ऐसी चीज़ इंकर होगी तो करेंगे ना, कोई ऐसी चीज़ इंकर ही नहीं हो रही
जो हम बचपन से काम कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं, तो जरूरत ही नहीं चेंज करने के लिए। कोई चीज़ आए तो करोगे ना चेंज, और जब करना चाहो तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। मैंने कहा था ना, जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होगा वो लिखेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है इसमें? अब्दुल्ला जोर से पढ़ो इस लाइन को, कंपनी में चेंज वाली। एंड विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। चेंज ऑफ नेम में देखो, एक चीज़ मैं रूल ऑफ थंब बताता हूँ तुम लोगों को। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चाहे वो इसमें चेंज हो, 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 कोई भी चेंज होगा वो थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन ही होगा। वो कहता है कि भाई कंपनी मेंबर्स की है, उनसे जाके इजाज़त लो, तुम खुद कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी लॉजिक ये है, डायरेक्टर खुद नहीं कर सकते, जाओ कंपनी से जाके इजाज़त लो, जाओ 75% से ऊपर वालों के साथ जाके इजाज़त लो और देखो कि वो तुम्हें हाँ कहते हैं नहीं कहते। अगर हाँ कहते हैं तो कर दो, ना कहते हैं तो रुक जाओ। तभी मैंने ये चीज़ लिखवाई थी, सिर्फ एक वर्ड को समझाने के लिए। सही है? स्पेशल रेजोल्यूशन समझ गए प्यारे बच्चों? सही है? रूल ऑफ थंब है ये। कोई भी इन 5 चीज़ों जो आएंगी मेमोरेंडम के अंदर, जो भी उसके अंदर चेंज करेगा, इन 5 में से किसी एक में भी वो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होगा। सही। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आप चेंज कर रहे हैं नाम, मिसाल के तौर पे आप सीमेंट में थे, अब आप फूड में आ रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और एक एडिशनल चीज़ कर लें। क्या एडिशनल चीज़ करें? अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार भी ले लें। मतलब क्या है यहाँ पे? अच्छा देखो, क्या यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन होगा? क्यों नहीं होगा? गलती हो गई। हाँ यहाँ पे होगा। तो अगर सीमेंट से फूड हो रहा है नहीं होगा? मुझे आप बताइए ना कॉन्फिडेंटली, करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों करेंगे भाई? अल्टीमेटली इसमें तो चेंज हो रहा है ना। वो चाहे तुम्हारी रेक्टिफिकेशन की वजह से हो, वॉलंटरीली हो, एससीसीपी के डंडे से हो, कुछ भी हो भाई, इसमें तो चेंज हो रहा है ना। वो ये थोड़ी कह रहा है कि रेक्टिफिकेशन में करेंगे, चेंज में नहीं करेंगे। वो कह रहा है जब भी ये चेंज होगा करेंगे। तो यहाँ भी जो है आप क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे भी पास होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस अप्रूवल। अप्रूवल किसका? ऑफ रजिस्ट्रार। ऐसे कोई बच्चा लॉजिक बताए क्यों अप्रूवल होगा रजिस्ट्रार का? क्यों रजिस्ट्रार के से पूछ रहे हैं हम? क्यों रजिस्ट्रार से पूछ रहे हैं? एक नया नाम रख रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, क्यों रजिस्ट्रार से पूछने की नौबत आ रही है? क्यों बोल रहे हैं वो कि पूछ लो? वो तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी आप उसको जमा कराते हैं, उसको पता चल जाएगा, चेंज कर देगा। हल स्पेशल रेजोल्यूशन 15 दिन के बाद जमा होता है रजिस्ट्रार के बाद। हाँ उसके हिसाब से क्या? एक्सीलेंट भाई। वो देखेगा दोबारा कि यार कहीं मसला तो नहीं हो रहा, नया नाम जो रख रहे हैं, नया नाम का इन कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं है, दोबारा कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, या अगर चेंज ऑफ नेम है भले से रेक्टिफिकेशन नहीं है, चेक कर लेगा कि खुदा ना खास्ता गड़बड़ तो नहीं हो रही। क्लियर? क्लियर है? चेंज ऑफ नेम में उसने बोला है स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। अब एक और बात कह रहा है अब नीचे वाला जो केस है उसमें कह रहा है कि भाई देखो, अगर आपका चेंज ऑफ नेम जो है वो चेंज पर्टेन करता है ओनली कन्वर्जन ऑफ, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपनी, मतलब क्या प्राइवेट से पब्लिक हो जाए। सही है? पब्लिक से प्राइवेट हो जाए या वाइस वर्सा, या और एनी अदर केस, मतलब गारंटी लिमिटेड से और ये सब चीज़ें जो है, और एनी अदर केस। इस केस में कह रहा है कि आपने अप्रूवल नहीं लेना, इसमें आपने सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। इन केस ऑफ कन्वर्जन मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपनी, मतलब कन्वर्जन ऑफ कंपनी मतलब ये वाली एग्जांपल, ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन। क्योंकि ये अप्रूवल को क्यों बोल रहा है? जैसे मिसाल के तौर पे पहले नाम था एंग्रो प्राइवेट लिमिटेड, अब क्या हो रहा है यासिर? अब हो रहा है एंग्रो लिमिटेड।
तो बोला यार देखो इसमें सिर्फ यही तो वर्ड हट रहा है, इधर देखो यहाँ से वो कह रहा है देखो इसमें सिर्फ यही तो वर्ड का एडिशन और डिलीशन हो रहा है, कह रहे इसमें अप्रूवल की क्या जरूरत है, इसमें मैं क्या चेक कर लूंगा, ये नाम तो ऑलरेडी चेक हुआ है ना, ये थोड़ी चेंज हो रहा है, ना कोई सीमेंट ऐड हो रहा है ना कोई फूड ऐड हो रहा है, सिर्फ यही तो है, प्राइवेट और प्राइवेट हट रहा है या लिमिटेड हट रहा है, कुछ एक चीज आगे पीछे हो रही है, तो इसमें कह रहा है कि आप सिर्फ रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन क्यों पास करने को कह रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों, मेमोरेंडम में चेंज आएगा, मेमोरेंडम में पहले ये नाम था अब ये हो जाएगा, एनी चेंज इन मेमोरेंडम विल रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन, सही है। और इस वाले जुमले को पढ़ लेते हैं, however no such approval shall be required in the following cases if the only change सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है, वो चेंज क्या है, is the addition or deletion of the word in parenthesis ब्रैकेट करते हैं, प्राइवेट और एसएमसी प्राइवेट और लिमिटेड और गारंटी लिमिटेड और अनलिमिटेड इज द केस मे बी अपॉन द चेंज इन स्टेटस ऑफ अ कंपनी। क्लियर है, पढ़ लो इसको एक दफ़ा, पढ़ लो, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन को भी पढ़ो, चेंज को भी पढ़ो। आपने जब भी इसका सिनारियो बेस आया आपने सबसे पहले चीज़ ये पकड़नी है कि क्या ये रेक्टिफिकेशन है, क्या ये चेंज है। रेक्टिफिकेशन को चेंज से कर देंगे, चेंज को रेक्टिफिकेशन से कर देंगे और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक पे आपको 0 देगा। सही है, अब आओ हम लोग पढ़ लेते हैं आगे की चीज़ें। लॉ का कोर्स इतना बड़ा नहीं है, अगर आप बाकी कोर्सेज से कंपेयर करें लॉ का कोर्स इतना बड़ा नहीं है, ये करेंगे बड़ा, इसको और करना भी चाहिए, क्योंकि 50 नंबर की चीज़ से आप 100 नंबर पूछ रहे हैं, बेवकूफ़ हैं ये लोग। नहीं सही है ना बेटा, ये आगे के लिए नुकसान देना है। सीए फाइनल में इतना बड़ा कोर्स हो जाता है और बच्चा देख के ही उसको उल्टी आना शुरू हो जाती है। सारी चीज़ें हैं, कंपनी लॉ पूरा है और कंपनी लॉ पूरा जो है वो कोर्स का तकरीबन 30-40% है, इसके अलावा और कोई बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। अब क्या सा सेक्शन पढ़ रहे हैं हम, सेक्शन 13, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसी सेक्शन से जो पीछे हमने पढ़ा इनसे लिंक करेगा। आइए पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड अफेक्ट देयरऑफ। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम का क्या मतलब हुआ, ऊपर जो आपने चेंज किया, ईदर बाय रेक्टिफिकेशन और बाय चेंज। Where a company changes its name, the registrar shall enter the new name on the register in place of the former name. वो रजिस्ट्रार जो आपका एंट्री कर लेगा, नया नाम डाल देगा, सही है, पुराने नाम की जगह। एंड शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और चेंज ऑफ नेम क्यों देता है वो? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम क्यों दे रहे हैं ये? या सिर्फ पहले जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिली थी उसमें आपका नाम मेंशन था ना, नाम था उसमें आपका, फिर आप उसमें आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन थी, तो वो भाई बोल रहे यार किसी को ये कंफ्यूज ना हो कि यार अभी भी वही नाम है, नाम चेंज हो गया ना, तो रिवाइज सर्टिफिकेट आपको दे रहा है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो वही आएगी जो पहले थी, कंपनी तो उसी दिन बनी थी, लेकिन उसका नाम जिस तारीख से चेंज हो गया वो विद इफेक्ट फ्रॉम बता देगा कि यहाँ से उसका नाम चेंज हो गया है। सही है। ऑन द इशू ऑफ सच अ सर्टिफिकेट, ऑन द इशू, जब जैसे ही वो सर्टिफिकेट इशू कर दे तो क्या होगा, द चेंज ऑफ नेम शैल बी कंप्लीट। जिस दिन से वो सर्टिफिकेट इशू करे, जिस दिन वो सर्टिफिकेट पे डेट जो मेंशन है वहाँ से तसव्वुर किया जाएगा या वहाँ से देखा जाएगा कि चेंज ऑफ नेम किस तारीख से हुआ है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर कंपनी चेंजेस इट्स नेम इट शैल कंटिन्यू टू मेंशन इट्स फॉर्मर नेम, पुराना नाम मेंशन करेगी अलॉन्ग विद इट्स न्यू नेम ऑन आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस, सही है, जहाँ जहाँ उसकी जगहें हैं, और प्लेस इन विच बिजनेस इज कैरी डाउन एंड इन एवरी डॉक्यूमेंट नोटिस फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मिसाल के तौर पे आपका नाम चेंज हो गया एंग्रो फूड से एंग्रो सीमेंट, मिसाल के तौर पे, एंग्रो सीमेंट कोई कंपनी है नहीं लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, एंग्रो सीमेंट, तो कह रहे हैं ये नाम के साथ आप जो है ये फॉर्मर नेम, पुराना नाम भी मेंशन करेंगे, फॉर्मर नेम भी मेंशन करेंगे, कितने, 90 डेज के लिए। सही है, हर डॉक्यूमेंट में जो भी आप दे रहे हैं और आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस आप मेंशन करेंगे। द चेंज ऑफ नेम, अब देखो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब देखो इसको गौर से सुनिए 3 लाइनों को। द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी
or rendered effective any legal proceeding by or against the company, and any legal proceeding that might have been continued or commenced against the company by its former name may be continued by or commenced against the company by its new name. कुछ भी समझ में नहीं आया होगा इसमें, उम्मीद करता हूँ यकीनन। क्या आया बताओ मुझे। सही नहीं, किरक साहब ने बिल्कुल सही बताया, किरक साहब ने बिल्कुल सही बताया। इसने बहुत सारे एक्सटेंशन इसके करें, वो एक्सटेंशन आइए एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, शुरू करते हैं, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। क्या आपने नाम चेंज कर दिया, आप एंग्रो सूट से एंग्रो सीमेंट में आ गए, आपका कोई भी राइट टू रिकवर तो आपकी बैलेंस शीट पे आ रहा है रिसीवेबल आ रही है, क्या है आपका राइट है ना। आपने कस्टमर से पैसा लेना है, आप कस्टमर के पास पहुंचे, कस्टमर ने बोला मैंने तो एंग्रो फूड से लिया था माल, आप तो एंग्रो सीमेंट है, हु आर यू, चले जाओ। लॉ बोलता है नहीं, कह रहा आप वही हो जो पहले थे, नाम चेंज होने से आपके राइट में कोई इफेक्ट नहीं होता। सिमिलरली आपके बैलेंस शीट पे आ रहा है पेएबल्स, सही है। अब वेंडर आपके पास आया, भाई पैसे दे दो, आप बोले कौन हो तुम, तुमने तो एंग्रो फूड से लिया था, जाओ जाके उसको ढूंढ लो, हम तो एंग्रो सीमेंट है। तो बोलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरह तुम्हारे राइट अफेक्ट नहीं हुए थे इस तरह तुम्हारी ऑब्लिगेशन भी अफेक्ट नहीं हुई। यहां तक पढ़ लिया। इसके बाद कह रहा है और रेंडर डिफेक्टिव एनी लीगल प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द कंपनी, सही है। और कोई भी लीगल प्रोसीडिंग जो है चेंज ऑफ नेम होने से जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। आप जो केस कर सकते थे किसी पे वो भी अफेक्ट नहीं होगा, जो दूसरा वाला केस कर सकता था वो भी अफेक्ट नहीं होगा। और and any legal proceeding that might have been continued or commenced against the company by its former name, सही है। जो मिसाल के तौर पे आपने यहाँ एक फंड मारा था, जो यहाँ आप पे केस करने का सामने वाली पार्टी सोच रही थी, सही है, लेकिन इसी दरमियान आप यहाँ आ गए, तो कह रहे ये भी डिफेक्टिव नहीं होगा। जो आपके इस नाम से कंटिन्यू या कमेंट्स हो सकता था, कमेंट्स मतलब स्टार्ट होना, कंटिन्यू मतलब जो चीज़ चल रही थी वो रुक गई थी, स्टे ऑर्डर वगैरह आ गए थे, दोबारा शुरू हो रही है। इस नाम के साथ आपने ये कर लिया तो वो इफेक्ट नहीं होगा। अगर इस नाम में अगर कोई केस करने पार्टी चाह रही थी, जब केस का इरादा किया तो आप यहाँ से यहाँ आ गए, कह रहा अभी भी वो केस कर सकती है आप, या वो केस ऑलरेडी किया हुआ था, आप यहाँ से यहाँ आ गए तो केस को कंटिन्यू कर सकती है। इस तरह तो हर कंपनी नाम चेंज करके बैठी है, जहाँ केस हुआ नाम चेंज कर लो, खत्म लायबिलिटी। जब भी उसने ये सेक्शन डाला उसको बहुत डिटेल में समझाया, उसने सिर्फ राइट ऑब्लिगेशन लिख के भी छोड़ सकता था, ये लीगल प्रोसीडिंग को भी उसने बीच में डाला। सही, डेट माइट हैव बीन कंटिन्यूड कमेंट्स अगेंस्ट द कंपनी बाय इट्स फॉर्मर नेम मे बी कंटिन्यूड बाय और कमेंट्स अगेंस्ट द कंपनी। बाय और अगेंस्ट मतलब कंपनी भी कर सकती है और उसके खिलाफ भी सकता है। वाइस वर्सा है, कंपनी को सामने वाला ही नहीं बोल सकता है आप तो फूड थे, अब आप सीमेंट है, आप क्यों केस कर रहे हैं, जाके फूड को बोलो केस करे, ऐसा नहीं हो सकता। सही है। अब एक दफ़ा दोबारा इसको पढ़ लो। 3 क्लासों का ये और है, 3 से 4 क्लासें लगेंगी, अगला पूरा हफ्ता इसमें निकलेगा। फिर पहले हम चैप्टर नंबर 1 के पास कवर करेंगे, 1 के पास कवर के अगले हफ्ते 2 के करेंगे, एक एक करके करेंगे, दोनों एक साथ नहीं। 1 में थोड़ा सा, 1 में कोई मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ड्राफ्टिंग का एक थोड़ा सा सेंस पैदा हो, ताकि फिर 2 करना। पहले चेक कराना मुझे, 1 हम लोग क्लास में करेंगे, फिर 2 करेंगे। 1 और 2 साथ दे दूंगा तो फिर वो बेकार हो जाएगा। 1 क्या मोस्ट प्रोबेबली करूँगे नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक में पूरा ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट सैटरडे तक। अब उससे नेक्स्ट क्लास में भी जो मंडे जो होगी उसमें 1 कर लेंगे, फिर सैटरडे वाली क्लास में 2 कर लेंगे, बीच में मॉर्गेज पढ़ लेंगे, मॉर्गेज भी ख़त्म हो जाएगा 1-2 क्लासों में। मॉर्गेज का छोटा सा चैप्टर है। आइए इसको आगे सही है, कोई सवाल तो नहीं है। 22 to 24 ये सेक्शन बिल्कुल ही आज के बाद ज़िंदगी में इसको कभी मत देखना, वैसे ही रीड करके हम छोड़ रहे हैं कि क्या होता है। पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, एवरी कंपनी शाल डिस्प्ले इन अ कॉन्स्पिशियस पोजीशन करेक्टर्स नेम, मतलब तमीज़ से लिखा हुआ कि पढ़ने में आ रहा हो। एंड इनकॉर्पोरेशन नंबर आउटसाइड द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एवरी ऑफिस और द प्लेस इन विच दिस बिजनेस इज कैरिड ऑन इन लेटर्स इजली लेजिबल इन इंग्लिश और उर्दू, कि जहाँ भी नाम लिखा हो तमीज़ से तरीके से लिखा हो, इंग्लिश और उर्दू में लिखा हो, पश्तो में लिखा हो। डिस्प्ले सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, सही है, हर प्लेस ऑफ बिजनेस पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगाई हुई आपने कॉपी, उसकी फोटो कॉपी। Get its name, address of its registered office, telephone number, email and website address if any printed on the letterhead. letterhead पता है क्या होता है? कंपनी का एक कागज़ होता है जिस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है,
ऑफिशियल पेपर होता है उसका एक तरीके से, सही है। इसके बाद कह रहा है हैबिट्स नेम मेंशन इन लेजिबल इंग्लिश और उर्दू कैरेक्टर इन ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोटिस, सब आप लोग पढ़ के आए हैं, एंडोर्समेंट चेक्स इनवॉइसेज रिसीट्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफ द कंपनी। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होती है, एलसी होती है, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन, आप लोग वहाँ बिजनेस लॉ में पढ़ के आए होंगे। हैबिट्स नेम इनग्रेव्ड इन लेजिबल फॉर्म ऑन इट्स कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है, कंपनी का नाम उसमें होता है और कहीं भी किसी पेपर को बीच में रखते हैं तो उसमें छप जाता है। पढ़ लीजिए इसको, रीड कर लीजिए। आज के बाद इस सेक्शन को नहीं पढ़ना, पूरे सेशन में एक इम्तिहान तक इसको नहीं पढ़ना, लेकिन एक दफ़ा अभी पढ़ लो। सही है, ये नहीं बोलना अब्दुल्ला पढ़ लिया, तुमने देखा भी नहीं अब तक, पढ़ लिया। और सेक्शन 26 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 26 इज मोर ऑफ अ इंफॉर्मेटिव सेक्शन रादर देन एग्जामिनेबल। तो ये इंफॉर्मेटिव है, ज़रूरी बहुत है समझना, लेकिन ऐसे मतलब एक जनरल इन्फॉर्मेशन टाइप की दे रहा है। इसमें काम की बातें एक आधी है, आओ इसको पढ़ते हैं। कौन सा सेक्शन है अब्दुल्ला? 26। सेक्शन 26। और इसको पढ़ते हैं। कह रहा है, अब देखो पहली लाइन तो बिल्कुल जनरल है। बिजनेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी, आ कंपनी मे कैरी ऑन एनी लॉफुल बिजनेस एंड डू एनी एक्ट और एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन बीइंग इंसिडेंटल और एंसिलरी डेटू विच इज नेसेसरी इन अटेनिंग इट्स बिजनेस एक्टिविटी। कह रहा है कोई भी लॉफुल काम कंपनी कर सकती है, सही है, अनलॉफुल ना करे, लॉफुल करे, सही है। मे कैरी ऑन एनी लॉफुल बिजनेस एंड डू एनी एक्ट और एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन बीइंग इंसिडेंटल एंड एंसिलरी। इंसिडेंटल एंसिलरी क्या मतलब होता है? मिसाल के तौर पे आपका फूड का बिजनेस है, आपका फूड का बिजनेस है और वो आप एक्सपोर्ट भी करते हैं और लोकल भी है आपका। अब आप बोल रहे हैं यार मेरी एक्सपोर्ट भी है लोकल भी है, इतना मेरा फ्रेट खर्चा हो जाता है, चलो यार मैं अपना फ्लीट कर लेता हूँ, मैं अपने ट्रक खरीद लेता हूँ, 10 ट्रक खरीद लूँगा, मेरा जो है साल का 1 करोड़ रुपये बच जाएगा, सही है। तो लोकल में भी ट्रांसपोर्ट कर दूंगा और यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट के लिए भी वहाँ तक पहुँचा दूंगा, पोर्ट तक। तो अब आप ये जो आपको जो फ्लीट ऑफ ट्रक्स है, फ्लीट ऑफ ट्रक, क्या ये आप अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ले रहे हैं? सही है। आपका बिजनेस क्या लॉफुल है? बिल्कुल है। तो ये आपकी जो है ये फ्लीट ऑफ ट्रक जो है ये आपकी एंसिलरी एक्टिविटी कहलाते हैं, एंसिलरी। और दूसरा वर्ड क्या यूज किया इसने? इंसिडेंटल, सही है। ये आपका ये कहलाता है। आपके ओरिजिन जो आपका लाइन ऑफ बिजनेस है उसको सपोर्ट करने के लिए आपको चीज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? एंसिलरी और इंसिडेंटल। क्लियर है? विच इज जो लिखा हुआ है विच इज नेसेसरी इन अटेनिंग इट्स बिजनेस एक्टिविटीज। अभी क्या कहता है? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। बता चुका हूं मैं, मेमोरेंडम नीचे देख भी लेंगे आज की तारीख में 27, 28, 29 के मेमोरेंडम में क्या क्या आता है, सब में सेम है, हर चीज़ में एक एक लाइन का फर्क है, सही है। शैल बी मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी विच शैल ऑलवेज कमेंसुरेट विद द नेम ऑफ द कंपनी। कमेंसुरेट विद द नेम ऑफ द कंपनी का मतलब क्या हुआ कि आपके नाम जो है उसमें डिपिक्ट करना चाहिए, आपका नाम उसके बरक्स नहीं होना। जिस तरह मैंने वाली एग्जांपल दी थी, आपने लिखा हुआ है फूड प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में फूड, और नाम आपका क्या है? आपने सीमेंट रखा हुआ है ABC, मतलब उसके नाम से प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हाँ मिलता जुलता होना चाहिए, नाम से जाहिर हो रहा हो कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, सही है। कमेंसुरेट जब भी कह रहा है, अगर ये आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आप मेंशन कर रहे हैं मेमोरेंडम में, नाम ये रख रहे हैं, तो ये कमेंसुरेट नहीं कर रहा। आप लिख रहे हैं फूड है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और आपका नाम अगर है ABC सीमेंट लिमिटेड, तो ये कहीं से भी फूड और सीमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, कमेंसुरेट नहीं कर रहा, सही है। एंड एनी चेंज इन द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस shall be reported to the registrar within 30 days from the date of change, and the registrar may give direction of the change of name if it is in the violation of this section. इसको इस सेक्शन को दो हिस्सों में तोड़ के पढ़ते हैं। एनी चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल बी रिपोर्टेड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अगर चेंज होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें? हाँ 30 दिन में बताना पड़ेगा। इससे पहले कुछ करना पड़ेगा? इसमें क्या करना पड़ेगा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के लिए?
प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहाँ आता है? मेमोरेंडम में आता है। तो क्या करना पड़ेगा अगर इसको चेंज करते हैं तो? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इसको चेंज करेंगे तो। सही है। यहाँ पे कोई भी इन पांचों चीज़ों में से कुछ भी चेंज हो रहा है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब स्पेशल लाइन ऑफ बिजनेस आपका चेंज हो रहा है, सॉरी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपका चेंज हो रहा है, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और रजिस्ट्रार को बताना भी पड़ेगा। सही है। रजिस्ट्रार को क्या बताना पड़ेगा? शैल बी रिपोर्टेड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। अब देखो आगे की बात बहुत टेक्निकल है, देखते हैं आप दोनों में से कौन पिक करता है और कौन जवाब देता है। मैंने आज की क्लास में बहुत दफा इस चीज को जिक्र किया है, देखते हैं कौन पिक करता है। एंड रजिस्ट्रार मे गिव डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ नेम इफ इट इज इन वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन। क्या मतलब है इसका? हाँ, अनलॉफुल नाउ गलत। अभी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जब चेंज करेंगे तो नाम भी चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसकी बात कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो डायरेक्ट कर देंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया इसने। कह रहा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अगर आपका चेंज हो रहा है तो हो सकता है आपका नाम भी चेंज होने की जरूरत पड़ जाए। मिसाल के तौर पे आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस फूड लिखा हुआ था, अब आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सीमेंट पे आ गए। यहाँ लिख देता हूं मैं, पहले प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बिफोर क्या था? एक बिफोर आ गया, एक आफ्टर आ गया। बिफोर था फूड, सही है। अब क्या है? सीमेंट। पहले आपका नाम क्या था? ABC फूड, फूड्स लिमिटेड। अब आपका नाम वो बोल सकता है, बोलेगा भाई म्युनिसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करो, तुम्हारा नाम ही फूड था, तुम्हारा तो नाम ही फूड था। अब तो तुम भाई इसको चेंज करो, फूड बिजनेस तो तुम रैप अप कर चुके हो, अब इसका नाम चेंज करो। तो अब चेंज ऑफ नेम वाली चीजें इसके अंदर एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो इसका मतलब अब मेमोरेंडम में कितने चेंजेस हो गए? 2 चेंज हो गए। अगेन देखो ये सारी टेक्निकल चीजें, मैं इस पर एक सवाल भी दूंगा। 2 चेंजेस हो गए इसके अंदर, एक ये चेंज हुआ, एक ये चेंज हुआ। सही है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? चेंज दोनों के अंदर कॉमन क्या है? दोनों चेंज के अंदर कॉमन क्या चीज करनी होगी? अबे नहीं, दोनों के लिए कॉमन क्या चीज करनी पड़ेगी? स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन लिया, नंबर फर्स्ट स्टेप। नंबर 2 क्या करना पड़ेगा? हाँ, पीछे जाओ नेम के सेक्शन में देखो, नेम पीछे जाओ नेम के सेक्शन में देखो, चेंज ऑफ नेम में देखो क्या कह रहा है, जल्दी से देखो, जल्दी जल्दी। अप्रूवल लेना पड़ेगा, अप्रूवल फॉर चेंज ऑफ नेम, क्योंकि यहाँ प्राइवेट और वो नहीं हो रहा, यहाँ अप्रूवल होगा। अप्रूवल फॉर, यही इसी तरह के सिनारियो आते हैं चेंज ऑफ, क्या आपको देख के लिखना होता है स्टेप बाय स्टेप। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ फॉर नेम एंड प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, एक ही स्पेशल रेजोल्यूशन में दोनों बातें हो जाएंगी, एक ही डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो रही है ना। ये हो गया। फिर आपने क्या हुआ? अप्रूवल फॉर चेंज ऑफ नेम। नंबर 3 क्या होगा? रजिस्ट्रार को आप इंटीमेट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, इंटीमेट करेंगे। क्या चीज? चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस विद इन 30 डेज ऑफ चेंज। देखा, ये स्टेप्स आ गए। 5 नंबर के सवाल इसी तरह बनते हैं। क्लियर हुआ? अब आओ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मींस अ बिजनेस इन विच सब्सटैंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड। लाइकली टू बी हेल्ड क्यों कह रहा है? लाइकली टू बी हेल्ड क्यों कह रहा है यासिर? अगेन देखो, हमें लॉ को पढ़ना सीखना है। हमने ये नहीं कि मैं पढ़ा के निकल जाऊं तो अभी तक दूसरा चैप्टर भी हो चुका होता। हमने पढ़ना सीखना है। वेरी गुड। लाइकली टू बी हेल्ड मतलब अभी तो कंपनी बनी कहाँ है? बन रही है ना। नेम रिजर्व हुआ, मेमोरेंडम आर्टिकल, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहाँ आता है? मेमोरेंडम में आता है। तो अभी बना के दे रहे हो ना, दोगे, फिर वो देखेगा, चेक करेगा, अप्रूव करेगा, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। अभी तो कंपनी बनी ही नहीं है। अभी कैसे आप कह सकते हैं कि ये मेरे पास है?
अभी तो कागज ही नहीं मिला कंपनी का, तो काम स्टार्ट होना तो दूर की बात है। सही है। द प्रिंसिपल एंड बिजनेस क्या क्या कह रहा है, प्रिंसिपल एंड बिजनेस मींस द बिजनेस इन विच सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड। हेल्ड मतलब जब कंपनी बन चुकी है तो हेल्ड हो गए, लाइकली टू बी हेल्ड मतलब बन रही है अभी, और सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्नड और लाइकली टू बी अर्नड बाय अ कंपनी विच एवर इज हायर। सब्सटेंशियल एसेट्स और रेवेन्यू। आओ अब मुझे बताओ, अब मुझे यहाँ पे बताओ, ये है मेरा फूड, ये है मेरा सीमेंट, ये आ गया एसिड्स, ये आ गया रेवेन्यू। इसका होगा लाइकली टू बी हेल्ड 100, इसका होगा 120, 160 और ये हो गया 160 हो गया ये, और ये कितना हो गया 130 कर लो। क्या होगा मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस? इसको टोटल करते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये कितना हो गया 290, और इसको जो है आप टोटल करते हैं, लेकिन इसको कर दो 50, इसको कर दो 220, ये बन गया 270। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा मेरा? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा भाई? जो हायर होगा नहीं, पूरी एग्जाम्पल बता दी, बताओ ना इसमें से क्या होगा जो हायर होगा। क्या पढ़ो, उसको पढ़ के पता, जल्दी से बता, क्लास ऑफ होने वाली है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा? सवाल तो कुछ है ही नहीं है, मेरे नंबर्स डाले मैंने। ए मतलब एसेट्स, बी आर मतलब रेवेन्यू। बताओ कौन सा होगा प्रिंसिपल? कुछ तो बोलो, इतना कौन सा मुश्किल सवाल है? हाँ अबे 160 नहीं, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा? फूड होगा, सीमेंट होगा? फूड होगा, क्यों? सीमेंट होगा, क्यों? 290 सब्सटेंशियल एसिड्स आर हेल्ड। लेके आओ, इसको दोबारा पढ़ते हैं, कंक्लूड करते हैं क्या है। एक सेकंड ना पढ़ लेते ना। कह रहे हैं कि सब्सटेंशियल एसिड्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड, और सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्न्ड और लाइकली टू बी अर्न्ड व्हिचएवर इज हायर। इसमें क्या हायर है? इसमें क्या हायर है? इसका एसिड हायर है, रेवेन्यू हायर है। अबे इसका एसिड हायर है, रेवेन्यू हायर है। एसिड का हायर है 160 130 में से 100 क्या हो गया यार? तुम्हारी नींद में लग रहे हो आज। सही है, इसका ये हायर है। सही है, और इसमें से बताओ कौन सा हायर है? रेवेन्यू हायर है। सही है, रेवेन्यू दोनों का हायर है। सही है। अच्छा अब मुझे बताओ, रेवेन्यू दोनों का हायर है। अब ये देखो, अब इसको देखते हैं, कंक्लूड करते हैं। फूड सीमेंट दोनों का रेवेन्यू हायर है। अगर किसी का एसिड और रेवेन्यू भी हायर होता तो कोई मसला नहीं होता। दोनों का रेवेन्यू हायर है। इसका 220 है, इसका 160 है, तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए? 220 होना चाहिए ना? नहीं, 120 लिख के मैंने काटा था 220, जब ये 270 हुआ। सही है, क्लियर है? बाकी क्या कह रहा है? कंपनी शैल नॉट एंगेज इन अ बिजनेस विच इज, अगेन इन्फॉर्मेटिव बात कर रहा है, कोई ऐसा काम ना करे जो कि प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स इन पाकिस्तान, कानून के खिलाफ हो। रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ, रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको करनी है, उसको करने के लिए। तो ये रूल्स और रेगुलेशन अनलेस नेसेसरी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिशन और अप्रूवल हैज़ बीन ऑब्टेन्ड और कंप्लायंस विद एनी अदर कंडीशन हैज़ बीन मेड। पढ़ लो इसको, सेक्शन को। इस सेक्शन को पढ़ लो। फिर मेमोरेंडम से नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। मेमोरेंडम शुरू करेंगे तो फर्स्ट में 20 मिनट लग जाएंगे, 15-20 मिनट। ये पढ़ेंगे और ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम अगली क्लास तक पढ़ लेंगे इंशाल्लाह।